हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, लाभदायकता अनुपात। देखिए, कंपनी का प्रबंध, अंशधारी तथा भावी विनियोगकर्ता सभी संस्था की लाभ की स्थिति जानना चाहते हैं। प्रबंध की कुशलता हमेशा बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग पावर है उसी से देखी जाती है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी में अपना इन्वेस्ट अधिक से अधिक डिविडेंड पाने की उम्मीद से करते हैं, और डिविडेंड जो लाभांश होता है वह तभी अधिक बांटा जा सकता है जब कंपनी को अधिक लाभ अर्जित हुए हों, और अधिक लाभ होने से लाभांश वितरण के साथ साथ जो कंपनी है वो जो कंपनी ने लोन ले रखा है उनका पेमेंट करने में भी कैपेबल होती है। तो यही नहीं, लाभ अधिक होने से संस्था लाभों को फिर से बिजनेस में लाकर अपने बिजनेस को इंक्रीज कर सकती है। तो संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी के माप के लिए कई प्रकार के रेशो निकाले जाते हैं। पहली श्रेणी के रेशो नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी बताने वाले होते हैं, और जो दूसरी श्रेणी के रेशो होते हैं वो होल प्रॉफिटेबिलिटी बताने वाले होते हैं। मतलब पहली कैटेगरी के केवल नॉर्मल टाइप का प्रॉफिट बताते हैं, और जो दूसरी कैटेगरी के होते हैं वो पूरी बिजनेस का प्रॉफिट का अनुपात बताते हैं। तो हम पहले देखेंगे, ये 2 टाइप का होता है। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की जो हमने अभी स्टडी किया था कि जो पहली श्रेणी के होते हैं वो सामान्य लाभदायकता अनुपात बताने वाले होते हैं, और दूसरे संपूर्ण लाभदायकता अनुपात बताने वाले होते हैं। जनरल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो ये बताते हैं कि सेल्स का कितना रुपया कितना लाभ देता है। यदि पर्याप्त लाभ ना हुआ हो तो संचालन व्यय का भुगतान करना कठिन हो जाएगा, तथा अंशधारियों को उनकी पूंजी पर डिविडेंड नहीं दिया जा सकेगा। सामान्य लाभदायकता के लिए निम्नलिखित अनुपात निकाले जाते हैं। जैसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, सकल लाभ अनुपात। ये अनुपात बताता है कि बिक्री पर ग्रॉस प्रॉफिट का कितना रेशो है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। मतलब सकल लाभ अनुपात निकालने के लिए सकल लाभ को नेट सेल से भाग कर डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई 100 करना है। तो यहाँ सकल लाभ का अर्थ बिक्री में से बेचे गए माल की कॉस्ट को, माल की जो लागत है उसे घटाकर बेचे गए लाभ से होता है। अब हम आगे समझेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड घटा देते हैं। मतलब सकल लाभ निकालने के लिए जो हमारी कुल बिक्री है उसमें से बेचे गए माल की लागत को घटा दिया जाता है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। अब जो बेचे गए माल की लागत मतलब COGS, जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, शॉर्ट में इसको COGS कहते हैं। तो COGS की लागत का अर्थ
तैयार माल का स्टॉक तथा क्रय और निर्माण लागत का जो टोटल है उसमें से तैयार माल का अंतिम स्टॉक घटाने के बाद बची हुई राशि होती है। अगर इसको फॉर्मूले के फॉर्म में देखें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये अनुपात विक्रय मात्रा, मूल्य तथा लागतों के संबंधों का परिणाम होता है। ऊंचा अनुपात का आशय है कि संस्था कम कॉस्ट पर उत्पादन जो भी प्रोडक्शन कर रही है उसमें कैपेबल है, और ऊंचा विक्रय मूल्य एवं कम लागत इसका प्रमुख कारण है। अगर अनुपात नीचा आता है तो वो प्रकट करता है कि जो संस्था है वो लाभ को प्रॉपर वे में अर्जित नहीं कर पा रही है, लागतें कुछ कारणों से बढ़ गई हैं, और ये अनुपात ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन से भी अफेक्टेड होता है। अब हम नीचे इसे एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे कैसे निकाला जाता है। एग्जाम्पल, इफ नेट सेल्स ₹2,40,000 and cost of goods sold ₹1,92,000, then find gross profit ratio। तो यहाँ शुद्ध बिक्री 2,40,000 की दी गई है और बेचे गए माल की लागत 1,92 रुपये है, और इनकी मदद से यहाँ हमें सकल लाभ अनुपात ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करना है। तो देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। तो यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स था, तो नेट सेल्स तो गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है। तो हमने ऊपर फॉर्मूले में देखा था कि ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे नेट सेल्स में से COGS सब्ट्रैक्ट करके। तो नेट सेल हमें गिवन था क्वेश्चन में 2,40,000, इसमें से 1,92,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 48,000। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, तो हमारा ऊपर आ रहा है 48,000 अपॉन में नेट सेल्स 2,40,000 इंटू 100। तो इस प्रकार से इसको कैलकुलेट करके इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा 20%। जैसे 20 से 100 के 20 कट करते हैं, और ये 20 से ऊपर के 20 कट करते हैं, 24 2 जा 48, और ये 0 यहाँ ले लेते हैं। इस टाइप से हम इसको कैलकुलेट कर पाते हैं। सकल लाभ अनुपात, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है, जितना अधिक होता है वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सकल लाभ अनुपात एक लिमिट तय करता है, एक सीमा निर्धारित करता है, जिससे अधिक विक्रय मूल्य में कमी नहीं की जा सकती। यदि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो अधिक है तो ये प्रबंध की कुशलता का प्रतीक होता है कि वहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि संस्था की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत कम है। सकल लाभ अनुपात अधिक होना तभी अच्छा माना जाएगा जब तक वह बिक्री की राशि कम न होने दे, क्योंकि सकल लाभ तभी अच्छा है बिक्री की राशि भी कम ना हो, लगातार बिक्री भी होती रहे। अगर बिक्री की मात्रा घटने लगे, बिक्री की मात्रा कम होने लगे, तो अधिक सकल लाभ अनुपात भी हानिकारक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो संचालन व्यय हैं उनके लिए पर्याप्त सकल लाभ होना जरूरी है। जो भी आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं
वो सकल लाभ से ही पूरे होने हैं, जो अधिक मात्रा में बिक्री होने पर ही पॉसिबल होगा। सकल लाभ विक्रय मूल्य, बिक्री की मात्रा और लागत के बीच संबंध का परिणाम होता है। सकल लाभ की मात्रा अधिक होने के लिए बिक्री की मात्रा अधिक होना आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही बिक्री कम हो जाएगी, हमारा सकल लाभ अगर अधिक निकल कर आता है तो हमारी संस्था के लिए वो हानिकारक माना जाता है। और सकल लाभ का अनुपात अधिक होने के लिए बिक्री मूल्य का अधिक होना और लागत का कम होना आवश्यक है। अगर बिक्री मूल्य को हम कम रखते हैं और लागत को बढ़ाते हैं तो ये भी संस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए हम कह सकते हैं कि सकल लाभ जितना अधिक होता है वो किसी भी संस्था के लिए बेस्ट होता है। सकल लाभ अनुपात उस सीमा को निर्धारित करता है जिससे अधिक बिक्री में हम कमी नहीं कर सकते। अगर बिक्री में कमी करेंगे तो सकल लाभ उस सीमा को तय नहीं कर पाता, और सकल लाभ अधिक होगा तो ये माना जाता है कि वहाँ का प्रबंध कुशलता का प्रतीक है और संस्था की जो भी उत्पादन लागतें हैं वो कम है। इस प्रकार ये जो अनुपात है वो बिक्री मात्रा, मूल्य और लागतों के बीच का संबंध का परिणाम होता है। और ये ऊंचा अनुपात जितना निकलेगा वो कम लागत पर उत्पादन करने में किसी भी संस्थान को समर्थ बनाता है, और ऊंचा विक्रय मूल्य और कम लागत इसके मुख्य कारण होते हैं। अगर नीचा अनुपात निकलता है तो ये किसी भी संस्था के लिए ये स्पष्ट करता है कि उस संस्था का जो लाभ है वो कम प्राप्त हो रहा है और उसकी जो लागतें हैं किसी न किन्हीं कारणों से बढ़ गई हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।